नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही एक मज़ेदार विषय है और ये आपके मन में कभी न कभी ज़रूर आया होगा कि जब सरकार के पास में नोट छापने की मशीन है तो क्यों सरकार अधिक मात्रा में नोट क्यों नहीं छापती? ऐसा क्यों नहीं करती कि बहुत सारे नोट छाप के सभी देश के लोगों में वितरित कर दें ताकि उन सभी की गरीबी दूर हो जाए और उनको अपने ज़रूरत का सामान आसानी से मिल जाए। हमारे मन में ये प्रश्न बचपन में आता होगा। जब मैं 12th क्लास में था तो मुझे लगता था कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा भारत का तो सबसे पहला काम यही करूंगा कि बहुत सारी मात्रा में नोट छापूंगा और देश के लोगों में वितरित कर दूंगा जिनसे उनकी गरीबी समाप्त हो जाए। तो दोस्तों, ये बात तो बचपन की है, लेकिन मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो मुझे आज उस चीज़ पर हंसी आती है कि ये कैसा मूर्खतापूर्ण सोच थी। हालांकि ये विचार सभी के मन में जरूर आया होगा। तो दोस्तों, क्यों गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती कि अधिक मात्रा में नोट छाप दे? तो इसका एक मुख्य कारण ये है कि जब गवर्नमेंट अधिक मात्रा में नोट छापती है तो हमारे देश में जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रत्येक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं या फिर प्रत्येक जो चीज़ें हैं उसकी कीमतें आसमान छूने लग जाती हैं और वह आम जन की पहुंच से बहुत दूर हो जाती है। दोस्तों, इसकी महंगाई कैसे बढ़ती है ये हम एक उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए एक देश है जिसमें 5 लोग रहते हैं और वहाँ पर एक कार का शोरूम है, मान लीजिए, जिसमें कि 3 कारें हैं। व्यक्ति 5 हैं और कार 3 हैं। तो मान लीजिए उनमें कोई 2 आदमी अमीर हैं और 3 आदमी गरीब हैं, तो उनमें बैलेंस बना रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि सरकार ने सभी के खातों में मान लीजिए 50-50 लाख रुपए जमा करवा दिए। तो वो पाँचों लोग कार के शोरूम में जाएंगे और वहाँ पर जब पाँचों लोग एक साथ जाएंगे तो पाँचों लोगों को कार तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उनके खातों में 50 लाख रुपए आ चुके हैं। तो उनको कहीं ना कहीं तो खर्च करना ही पड़ेगा। तो जब वो 50 लाख रुपए उनके जेब में हैं और वो उसके साथ में अगर कार के शोरूम में जाएंगे तो पांचों लोगों को जो है वो कार चाहिए। लेकिन आपको पता है कि कार तो मार्केट में 3 ही है और व्यक्ति 5 हैं। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जो ज़्यादा पैसे देगा वो उसको ले जाएगा। तो मान लीजिए वो कार पहले 10 लाख रुपए की थी, तो एक व्यक्ति कहेगा कि मैं इसके 11 लाख रुपए दे रहा हूँ। फिर दूसरा आदमी आगे बोलेगा कि तू 11 दे रहा है तो मैं इसके 12 लाख दूंगा। फिर तीसरा आदमी बोलेगा कि तू 12 दे रहा है तो मैं इसके 15 लाख लूंगा, लेकिन कार तो मैं ही लूंगा। लेकिन फिर एक आदमी बोलता है कि तू 15 देगा मैं 16 दूंगा। फिर एक आदमी और बोलता है कि 16 देगा मैं 20 लाख दूंगा। तो दोस्तों, मान लीजिए कि 3 व्यक्तियों ने उन खातों को 20-20 लाख रुपए में खरीद लिया। तो आपने ध्यान से देखा ही होगा कि शुरुआत में जिस कार की कीमत 10 लाख रुपए थी, अगर हम प्रत्येक व्यक्ति को अगर पैसे उपलब्ध करवा देते हैं अधिक मात्रा में, तो कार की कीमत 10 लाख से कितने लाख हो गई? 20 लाख की हो गई। और जब ये तीनों कारें बाजार में जाएगी, इनको चलाने के लिए लोग लेके जाएंगे, तो उनको पेट्रोल की भी आवश्यकता होगी। और जब उनके खाते में 50-50 लाख रुपए पहले से ही हैं, तो उनको पेट्रोल में दिक्कत नहीं आएगी डलवाने की, और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको पेट्रोल का इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कारें चलाएंगे। लेकिन पेट्रोल की मात्रा तो सीमित है ही सही। तो जब वो ज़्यादा मात्रा में कार चलाएंगे तो पेट्रोल जो है उसमें भी तो कमी आएगी और लेने वाले बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसका मतलब है कि पेट्रोल की जो कीमत है उसमें भी बहुत वृद्धि हो जाए। तो दोस्तों, जिस तरह से कार की कीमत बढ़ी, उसी तरह मैंने शुरू में जिक्र किया कि हमारी जो ज़रूरत के सामान हैं उनकी कीमतें भी जो है आसमान छूने लग जाती हैं। तो आपके इस मन में सवाल आया होगा कि ये महंगाई बढ़ती कैसे है। तो दोस्तों समझिए कि मान लीजिए कि किसी फैक्ट्री में एक गिलास का उत्पादन करना है और उस फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, और मान लीजिए कि वो गिलास पहले फैक्ट्री में 50 रुपये का बन के बाजार तक आता था और फिर जो है उसको 60 रुपये में बेचा जाता था। लेकिन फैक्ट्री के जो मजदूर हैं वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, सरकार ने उन सभी को मान लीजिए कि पैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में दे दिए, यानी कि 20-20 लाख रुपए दे दिए। तो मान लीजिए कि वो पहले 500 रुपये रोज में काम करते थे, लेकिन जब उनके खातों में 20-20 लाख रुपए आएंगे तो उनका विचार बदलेगा और उनको लगेगा कि जब हमारे खातों में 20-20 लाख रुपए हैं तो हम क्यों 500 रुपये की रोज में मजदूरी करेंगे। तो पता है उनकी क्या मांग रहेगी? उनकी मांग रहेगी कि जब हमें 500 रुपये से 5,000 रुपये दिए जाएंगे तब हम इस फैक्ट्री में काम करने आएंगे। तो मान लीजिए कि गिलास की जरूरत तो लोगों को है ही सही, प्रत्येक आदमी को गिलास चाहिए। तो उन 5,000 रुपये में ही के फैक्ट्री का जो मालिक है उनको उसको रखना पड़ेगा। अब जब 50 रुपये, मान लीजिए 500 रुपये से मजदूरों की कीमत 5,000 हो गई, यानी कि 10 गुना की वृद्धि हुई। तो जो गिलास 50 रुपये में बनता था उसकी मात्रा में भी 10 गुना की वृद्धि हो जाएगी। और ये 10 गुना की वृद्धि जब हम कच्चा माल लेकर आएंगे तो वहाँ होगी, और 10 गुना की वृद्धि ही किस में होगी? उसको बनाने में जो मजदूर काम करेंगे उनकी वजह से होगी। तो ये कितने हो गए? 5,000 रुपये हो गए। तो 5,000 रुपये के बाद में जब ये गिलास मार्केट में आएगा तो जो दुकानदार इसको बेचेगा
तो वो मान लीजिए उस पर पहले 10 रुपये कमा रहा था, लेकिन अब आपको पता है कि उसके खाते में भी 20 लाख रुपए आ चुके हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि वो 10 रुपये कमाने के लिए दुकान खोल के बैठेगा। तो दोस्तों वो क्या करेगा, जैसे उसको 5,000 रुपये में गिलास आ रहा है तो उस पर 1,000 रुपये खुद के प्रॉफिट का ऐड करेगा, तभी जा करके उसका सही बैठेगा। तो मान लीजिए कि उसने 1,000 रुपये उसमें ऐड किए, तो 5,000 रुपये का गिलास उसने कस्टमर को कितने में दिया, 6,000 रुपये का दिया। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो गिलास पहले 50 रुपये में बन रहा था और मार्केट में 60 रुपये में बिक रहा था, वही गिलास जो है 5,000 रुपये में बन रहा है और 6,000 रुपये में मार्केट में बिक रहा है। इसका मतलब आप साफ साफ समझ सकते हो कि जब 50 रुपये की चीज़ पे इतनी ज़्यादा महंगा बढ़ गई, तो यही महंगाई हर चीज़ पर बढ़ेगी। जैसे कि आपने अभी हाल ही के दिनों में जरूर देखा होगा कि अचानक जो है नींबू के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और जो प्रत्येक जो आप गन्ने के जूस वाले की बात करें, चाहे वो सोडा शॉप हो, उस पर सभी पर जो है वो सोडा की रेट या फिर जूस की रेट की मात्रा में वृद्धि हो गई। तो जब उनके पैसे में वृद्धि हुई तो इसका कारण है कि नींबू उनको महंगा आ रहा था। और नींबू का महंगा होने का कारण क्या है कि नींबू जो है, जो पहले जितनी मात्रा में आ रहा था उतनी मात्रा में अभी नहीं आ रहा, यानी कि किसी भी कारण से, यानी मौसम के कारण से या फिर ट्रांसपोर्टेशन के कारण से नींबू की पर्याप्त जो है उपलब्धता नहीं है मार्केट में, और इसकी वजह से नींबू के भाव ऊंचे उठ। तो दोस्तों अगर नींबू का भाव बढ़ा है तो आदमी को तो जूस पीना ही पीना है। तो अगर नींबू के भाव में वृद्धि हुई है तो जूस के भाव में भी वृद्धि होगी। और जब एक बार अगर 10 रुपये का गिलास जूस का अगर 15 रुपये का हो गया, तो आपको पता है कि अगर नींबू सस्ते भी हो जाएंगे तो भी गिलास तो 15 का ही रहेगा। इसका मतलब सिंपल सा है कि जब लोगों के पास में पैसे ज़्यादा होंगे तो वो पैसों को ज़्यादा खर्च करेंगे, और जब पैसे ज़्यादा खर्च करेंगे तो बाज़ार में चीज़ें कम होगी। जब लेने वाले ज़्यादा होंगे और बाज़ार में चीज़ें कम होगी तो सभी वस्तुओं के रेट जो हैं वो ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाएंगे। तो आपके समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि क्या कभी किसी देश ने ऐसा सोचा है या फिर किसी देश ने ऐसा किया है, और अगर किसी देश ने ऐसा किया है तो उनके साथ क्या हुआ। तो दोस्तों इतिहास में हमारे सामने 2, 3, 4 उदाहरण जो हैं ऐसे हैं, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी ने ऐसा करने का किया और उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो तबाह हो गई। उसके बाद में जिम्बाब्वे ने ऐसा करने का किया तो उसकी अर्थव्यवस्था भी तबाह हो गई। और हाल ही का हम उदाहरण देखें तो वेनेजुएला ने ऐसा किया। तो आपको पता है कि वेनेजुएला में जो महंगाई जो है वो 10 लाख प्रतिशत बढ़ गई, यानी कि वहाँ के पैसे की वैल्यू बिल्कुल ही नीचे गिर गई। और लोगों को अपनी ज़रूरत का, मान लीजिए उनको ब्रेड लेना है या फिर टमाटर लेने हैं, तो उनको लेने के लिए उनके पास में ठेले भर भर के नोट ले जाने पड़ रहे हैं। ऐसे हालात हो गए उस देश में। और उस देश में ऐसे हालात होने का कारण क्या है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे छाप दिए, और पैसे छाप दिए इसका मतलब लोगों के पास में पैसे ज़्यादा आ गए और मार्केट में वस्तुओं की क्या हो गई, कमी हो गई। और आपने कुछ तस्वीरें जरूर देखी होगी कि जैसे कि कुछ लोग जो हैं आग सेक रहे हैं सर्दी में, और उनमें किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें नोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि वहाँ की करेंसी की क्या वैल्यू रह गई। तो दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि जब बाजार में पैसे ज़्यादा हो जाते हैं या फिर बाजार में पैसे कम हो जाते हैं तो फिर किस तरह से सरकार इसको नियंत्रित करती है। तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इन पैसों को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों अगले वीडियो जो है वो हम इसी पर रखेंगे कि आरबीआई जो है किस तरह से इन पैसों को कंट्रोल करता है, और क्या आरबीआई पैसों को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। तो ये आरबीआई के हाथ में है। अगले वीडियो में हम कंप्लीट इस पर डिस्कशन करेंगे कि वो इस पर किस तरह नियंत्रित करता है। और होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो किस विषय पर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।